गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा टाइप्स, यानी डाटा टाइप्स क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर डाटा टाइप्स की बात करें अपन, तो डाटा टाइप में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की अपन वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार की जो वैल्यू स्टोर होती है उसमें ये होता है कि वेरिएबल होगी। अब आपको जैसे दो प्रकार, एक अलग अलग प्रकार की वेरिएबल है और उन वेरिएबल में आपको अलग अलग प्रकार की वैल्यू स्टोर करवानी होती है। यानी जो भी वेरिएबल होती है तो किसी वेरिएबल के अंदर न्यूमरिक वैल्यू स्टोर होगी, किसी वेरिएबल के अंतर्गत अल्फा न्यूमरिक। तो ये सभी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, यानी सिंपल सा मतलब निकला कि अलग अलग प्रकार की वेरिएबल में अलग अलग प्रकार की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए अपन डाटा टाइप्स का उपयोग करते हैं। अब ये जो कंप्यूटर में जो डाटा टाइप्स होती है उसके प्रकार और ये डाटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज जो अपन इस वीडियो में है वो पूरे डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डाटा टाइप पढ़ने से पहले एक चीज़ के बारे में और पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, यानी सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक प्रकार की वस्तु है, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट है। अब ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर, उस पाइथन में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इनकी आईडी होती है, और वो आईडी क्या होती है, लाइफ टाइम तक चलती रहती है। यानी जब तक उसका जीवन काल रहेगा तब तक वो चलती रहेगी। अब ये आईडी क्या करती है कि ये आईडी जो है वो मेमोरी एड्रेस होती है ऑब्जेक्ट के, ये नहीं, ऑब्जेक्ट के जो मेमोरी एड्रेस होते हैं उनके इक्वल होती है, यानी उनके बराबर होती है। और इसके अंतर्गत जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन में इस प्रकार से होता है, तो जिससे कि वो आईडी वो रिटर्न हो जाती है, और वो किसको रिटर्न हो जाती है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न हो जाती है। तो अब पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एवरीथिंग ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपना ये डाटा टाइप से है, ठीक है नहीं। तो आइए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइन्ड ए यूनिक आइडेंटिटी which remains the same for the lifetime of that object। यानी पाइथन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी यानी विशिष्ट पहचान है, जिसको किसको सौंपी गई है, आईडी को, विच रिनेम दैट द सेम फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के जीवन काल के लिए या जीवन काल तक वो रहती है, ठीक है। तो दिस आईडी इज इक्वल टू मेमोरी, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसके समान रहनी, ऑब्जेक्ट के जो मेमोरी एड्रेस है उसके समान रहती है। द फंक्शन आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या करती है, फंक्शन आईडी है वो किसी ऑब्जेक्ट की पहचान देता है या फिर उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो आप हिंदी में देखें कि पाइथन में प्रत्येक वस्तु को एक विशिष्ट पहचान यानी आईडी सौंपी जाती है जो उच्च ऑब्जेक्ट के जीवन काल के लिए समान रहती है। ये आईडी ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस के समान है। फंक्शन आईडी किसी ऑब्जेक्ट की पहचान देता है। यानी एवरीथिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की पहचान आईडी सौंपी जाती है और ऑब्जेक्ट के जीवन काल के लिए समान रहती है। फिर क्या होता है कि ये जो आईडी होती है वो ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस के समान रहती है, और आईडी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान देती है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकता है आईडी, ठीक है। अब आता है डाटा टाइप, जो अपना मेन टॉपिक से है, ठीक है। डाटा टाइप की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंतर्गत वेरिएबल के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं डाटा टाइप। तो देखो, इन पाइथन value of different types are stored inside variable, such a numeric value is stored inside a variable and alphabetic value is stored inside another variable। यानी वैल्यू के अंदर डिफरेंट टाइप आर स्टोर इनसाइड वेरिएबल, यानी अलग अलग प्रकार की
वैल्यू को स्टोर करवाना, किसके अंतर्गत, वेरिएबल्स के अंतर्गत। अब वो कैसे हो सकती है, सच एज, जैसे कि एक वेरिएबल है उसमें न्यूमरिक वैल्यू को आपने स्टोर करवा दिया, और जो दूसरी वेरिएबल है उसमें आपने अल्फाबेटिक वैल्यू को स्टोर करवा दिया। दिस इज कॉल्ड डाटा टाइप, और उसी प्रक्रिया को अपन डाटा टाइप कहते हैं। देखो पाइथन में वेरिएबल के अंतर्गत यानी वेरिएबल के अंदर अलग अलग प्रकार की वैल्यू स्टोर की जाती हैं, अलग अलग प्रकार की वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसा कि किसी वेरिएबल के अंदर न्यूमरिक वैल्यू, तो किसी दूसरे वेरिएबल के अंतर्गत अल्फाबेटिक वैल्यू स्टोर की जाती है। यानी वेरिएबल है और उन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी, प्रत्येक वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी। अब उसमें अंतर्गत जैसे दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर की, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि ये इंटीजर है और ये ए और बी क्या दोनों वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 10 है और इस वेरिएबल की वैल्यू जैसे 10 ए है, ठीक है। तो ये 10 तो होगी न्यूमरिक और ये 10 ए होगी अल्फा न्यूमरिक। तो यानी दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। और उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, डाटा टाइप। ऐसे ही डाटा टाइप कहा जाता है या फिर इसे ही डाटा टाइप कहा जाता है। अब आता है डाटा टाइप के प्रकार, यानी डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में कितने प्रकार के डाटा टाइप है, तो डाटा टाइप है वो 4 टाइप की होगी। न्यूमरिक डाटा टाइप, सीक्वेंस डाटा टाइप, सेट डाटा टाइप, नन डाटा टाइप, और एक होता है मैपिंग डाटा टाइप। तो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये 2 डाटा टाइप होगी, एक तो न्यूमर और एक सीक्वेंस। और नंबर डाटा टाइप है वो वापस 3 टाइप की होगी, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और सीक्वेंस है वो वापस 3 टाइप की होगी, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। और फिर उसके बाद सेट, नन और मैपिंग। मैपिंग में फिर अपन पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में, यानी जैसे अपन कह सकते हैं शब्दकोश। मैपिंग का मतलब मानचित्र, और फिर ये नन का मतलब कोई नहीं, सेट का मतलब इनका भी एक सीक्वेंस बना हुआ होगा, और ये जो सीक्वेंस होता है इसको अपन कह सकते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप, ठीक है। तो अब इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नंबर। अब अगर बात करें नंबर की, तो जो नंबर वेरिएबल का मतलब देखो नाम से ही पता चलता है, नंबर वेरिएबल का मतलब इसके अंतर्गत ओनली फॉर नंबर वैल्यू को स्टोर करेंगे, जिसे अपन कह सकते हैं 0 to 9 नंबर, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो नंबर वेरिएबल है वो 3 टाइप की होती है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। तो पहले अपन नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नंबर डाटा टाइप स्टोर न्यूमरिक वैल्यूज ओनली। नंबर डाटा टाइप है ओनली फॉर नंबर वैल्यू को ही स्टोर करा, जो मैंने पहले ही बता दिया कि 0 to 9 नंबर के बीच में कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब ये कहता है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, और इसको अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला इंटीजर, फिर फ्लोट और फिर कॉम्प्लेक्स, ये 3 भाग हो गए। तो देखो बात करें कि संख्या डेटा प्रकार केवल संख्यात्मक मानों को ही संग्रहित करता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है नंबर का मतलब इसके अंतर्गत ओनली फॉर नंबर वैल्यू या फिर संख्यात्मक मान को ही स्टोर किया जाएगा। इसे आगे 3 अलग अलग प्रकार में विभाजित, वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब इन तीनों को समझो पहले कि इंटीजर का मतलब क्या होता है, और फ्लोट का मतलब क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। ये देखो इंटीजर का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आपके ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत अपन को दोनों प्रकार की वैल्यू मिलेगी, जैसे 5, -5, फिर 4, फिर 8, इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। 0, 200, 55, ये तो हो जाएगी इसके अंतर्गत। यानी यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो सब कैसे होगी, इंटीजर वैल्यू। फ्लोट के अंतर्गत आते हैं रियल नंबर, रियल या फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती तो दोनों है, ऋणात्मक, धनात्मक, लेकिन इसके अंतर्गत पॉइंट वाली वैल्यू होगी, यानी इसके अंतर्गत डेसिमल का उपयोग किया जाएगा। जैसे 5.4.5 माइनस में 3.2, इस प्रकार के वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कंबाइंड यानी अल्फा न्यूमरिक, तो इसके अंतर्गत जैसे 2 = 2 + i या फिर 2 + 2i, 4 + 4i, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर भी है और अल्फा भी है, इसका मतलब अल्फा न्यूमरिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये इसकी डिटेल आपने विस्तार से दे रखी है। फिर आते हैं सीक्वेंस की बात।
तो सीक्वेंस का मतलब भी हमें पता लगता है। सीक्वेंस का मतलब होता है ये किसी एक निश्चित ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब कोई क्रम होगा और उसी क्रम के अनुसार इनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखें सीक्वेंस यानी ए पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी किसी आइटम का एक ऑर्डर होता है, संग्रहण होता है। वेयर इच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर, और उनको किसके द्वारा, एक इंटीजर के द्वारा इंडेक्स किया जाता है या फिर इंडेक्सेड किया जाता है, यानी इसको एक इंटीजर के द्वारा अनुक्रमित किया जाता है। ठीक है, तो पाइथन अनुक्रम वस्तुओं का एक ऑर्डर किया गया है, ऑर्डर किया गया संग्रह है, जहां प्रत्येक आइटम को एक पूर्णांक के द्वारा अनुक्रमित किया जाता है। यहाँ पर यानी जो भी सीक्वेंस के अंदर जितनी भी आइटम होती है उन सभी आइटम को एक ऑर्डर के द्वारा या फिर उन ऑर्डर में एक प्रत्येक आइटम को एक पूर्णांक इंटीजर के द्वारा अनुक्रमित किया जाता है। अब देखो कौन ऑर्डर है, तो हमने पढ़ा सीक्वेंस है वो 3 टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप की सीक्वेंस होती है, लिस्ट टाइप की सीक्वेंस होती है और टपल्स टाइप की सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सीक्वेंस है स्ट्रिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग इज एन ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी क्या होता है, कैरेक्टर का समूह होता है। ठीक है, दिस कैरेक्टर्स में बी अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं। ये कह रहा है कि अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट की बात करें तो इसके अंतर्गत A to Z स्मॉल लेटर और A to Z कैपिटल लेटर, ये हो गए अल्फाबेट्स। डिजिट का मतलब 0 to 9 वाले नंबर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे @ $, परसेंटेज, स्पेशल कैरेक्टर। और इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस का मतलब खाली स्थान, ये भी इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग होते हैं। ये सब के सब क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक समूह है। स्ट्रिंग है वो क्या है, एक कैरेक्टर का समूह होता है। ये वर्ण, रिक्त स्थान सहित वर्ण, अंक या विशेष वर्ण हो सकते हैं। अब स्ट्रिंग होती क्या कौन सी है, तो इसने बताया कि स्ट्रिंग के अंतर्गत एक तो आते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, A to Z स्मॉल लेटर और A to Z कैपिटल लेटर, ये तो हो गए अल्फाबेट। फिर इसने क्या कहा, इसके अंतर्गत नंबर वैल्यू आती है, तो 0 to 9 नंबर वैल्यू। फिर इसने क्या कहा कि यानी जिसे डिजिट आ गए। फिर कहा स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर $, परसेंटेज, ये हो गए। और स्पेस का मतलब होता है खाली स्थान, यानी जो कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है उसका उपयोग करना। तो ये सब के सब क्या है, एक कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर है। और उन्हीं कैरेक्टर का जो समूह होता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे अब एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ए लिखा, तो ए तो सिर्फ कैरेक्टर है, लेकिन अब ए की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलवर। तो इन सभी कैरेक्टर का जो समूह होता है, यानी सभी कैरेक्टर का जो समूह मिलकर बनता है उसको कहते हैं स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा 2 प्रकार से लिख सकते हैं अपन, कि किसी भी स्ट्रिंग को या तो सिंगल क्वार्टेट या फिर डबल क्वार्टेट में लिखी जाती है। डबल क्वार्टेट में कब लिखेंगे, जब कोई हमारे पास बड़ा नाम है, जैसे अलवर। अब जैसे ए लिख रहा हूँ तो इसको मैं सिंगल क्वार्टेट में भी बंद कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ अलवर लिख रहा हूँ तो इसको मैं डबल क्वार्टेट में बंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर का क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग वैल्यू आर इंक्लूड आइदर इन सिंगल और डबल क्वाटेशन मार्क्स, यानी इसको सिंगल और डबल क्वार्टेट में बंद किया जाता है। तो स्ट्रिंग मान एकल या दोहरे ध्रुव चिन्हों में संकलन है, या इसको बंद किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पहले ही यहाँ बता दिया। अब आता लिस्ट की बात करें तो देखो, तो लिस्ट इज एन ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द आइटम आर इंक्लूडिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये कहता है कि आइटम का एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को, यानी सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेट बाय कॉमा, यानी प्रत्येक आइटम को कॉमा से सेपरेटेड किया जाता है और वो एक वर्गाकार कोष्टक में बंद होते हैं, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद किया जाता है। तो देखो पहले तो ये देखो कि जो सूची होती है, यानी जिसको लिस्ट कहते हैं, सूची अल्प विराम द्वारा अलग की गई वस्तुओं का एक क्रम है। यानी अल्प विराम का मतलब जिसे कहते हैं सेमीकोलन, ठीक है, यानी
कॉमा होते हैं, उन कॉमाओं के द्वारा उसको अपन अलग करते हैं, कॉमा लगा के उन वस्तुओं को आपस में अलग करेंगे, लेकिन उन वस्तुओं का भी आपस में क्या होगा, एक सीक्वेंस या फिर एक क्रम है। और आइटम वर्ग कोष्टक में संलग्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो देखो, अब यहाँ पर जैसे कोई भी वैल्यू है तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब किसी भी अपन एक पाइथन बनाते तो पाइथन बनाते तो हमें इस प्रकार का एक सिंबल होता है और हैशटैग लिखना होता है। हैशटैग लिखा तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट ए लिस्ट, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे लिस्ट नंबर 1, फिर इक्वल करेंगे और फिर यहाँ पर कोष्टक लिस्ट में बंद भरेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा 5 4 5 कॉमा, फिर उसके बाद कोई वैल्यू जैसे 7 कॉमा, फिर हमने यहाँ पर करेक्टर वैल्यू लिखा तो डबल कॉमा करके यहाँ लिखेंगे अलवर। तो इस प्रकार से वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, ये कहते हैं कि कॉमा के माध्यम से इसको अलग किया जाएगा और उनका भी आपस में एक क्रम होगा। और ये जो लिस्ट वाली जो वैल्यू होगी वो कौन से ब्रैकेट में बंद की जाएगी, स्क्वायर वाले ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो देखो एग्जाम्पल समझ गए आप कि किसी भी प्रकार से, अब ये जो कैरेक्टर होते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंतर्गत आप कैसे भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे A to Z 0 to 9 स्पेशल या कौन से स्पेस का भी उपयोग करके इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब आता है टपल। देखो टपल का मतलब टपल बस इसका विपरीत है। जिस प्रकार से लिस्ट का उपयोग करते थे उसी प्रकार से टपल का उपयोग करते हैं। बस विपरीत क्या है कि ये जो टपल थे, जो लिस्ट है वो तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो रही है, लेकिन टपल है वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद की जाएगी, जिसको अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार के कोष्टक में बंद की जाएंगी। इस प्रकार से कोष्टक में बंद करते हैं तो उसको अपन कह सकते हैं लिस्ट, और इस प्रकार के कोष्टक में बंद करेंगे तो उसको कहेंगे टपल। टपल में क्या होता है कि एक बार वैल्यू लिखने के बाद उसको कभी अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आइटम आर इंक्लूड इन पैरेंथेसिस। दिस इज अनलाइक लिस्ट, यानी ये किसकी तरह लिस्ट की विपरीत है। वेयर वैल्यूज आर इंक्लूड इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी लिस्ट में क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बंद किए जाते हैं, लेकिन इनको पैरेंथेसिस कोष्टक में बंद किए जाते हैं। तो वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द टपल। एक बार टपल बनाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। यानी देखो कि टपल अल्प विराम द्वारा अलग की गई वस्तुओं का एक क्रम होता है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनको एक सेमीकोलन के द्वारा अलग किए जाते हैं। जो इस प्रकार से देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से अलग कर रहे हैं ना, ये वाले जो वैल्यू को जैसे कॉमा लगा के, तो ये वैल्यू को अपन क्या करते हैं अलग कर रहे हैं। जैसे फिर उनको कोष्टक में लिख देते हैं, ये इस प्रकार से वैल्यू को अलग कर दिया। और आइटम कोष्टक में संलग्न है, और इनकी जो आइटम होती है उन सभी को पैरेंथेसिस कोष्टक में संलग्न किया जाता है। ये लिस्ट के विपरीत है। लिस्ट में क्या होता था स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया जाता, जहाँ मान स्क्वायर ब्रैकेट में संलग्न है। एक बार बनने के बाद टपल को नहीं बदला जा सकता। एक बार अगर वैल्यू बन गई तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का टपल नहीं बनेंगे। तो टपल कैसे बनते हैं, तो ये 3, तो इसी प्रकार फिर ऊपर वाला वही हैशटैग लगाना है और यहाँ लगेगा क्रिएट ए टपल। फिर उसके अंतर्गत लिखेंगे TUP टपल फर्स्ट या सेकंड या टपल इजुअल, फिर कोष्टक बनाओ, फिर 4 5 7 फिर उसके बाद अलवर। इस प्रकार से वैल्यू को आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार जैसे ये वैल्यू अगर आपने लिख ली तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा, यानी जिसे अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट का सेट। सेट का मतलब होता है कि इसमें जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, अनऑर्डर होगी, यानी जिसका कोई क्रम नहीं होगा या कोई नियंत्रित नहीं होती है, जिसको अपन कॉमा के द्वारा यानी कॉमाओं के द्वारा उनको किया जाता है। यानी कौन से कॉमा लगते हैं, अल्प विराम कॉमा लगाते हैं। फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो कौन से कर्ली ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं। तो अब देखो हमने 3 प्रकार की वैल्यू देखी कि इस प्रकार जो ब्रैकेट होते हैं उसमें तो होती है कौन सी वैल्यू को एंटर करते हैं अपन। फिर हमने देखा इस प्रकार की वैल्यू होती है उसमें भी वैल्यू एंटर करते हैं। और अब तीसरे नंबर पे हमने देखा ये प्रकार की वैल्यू, इसमें भी वैल्यू को एंटर किया जाता है। तो इस प्रकार की जो कोष्टक होते हैं उसमें तो लिस्ट वैल्यू होती है लिस्ट,
इस प्रकार के जो कोष्टक होते हैं उसमें टपल एंटर किए जाते हैं, और इस प्रकार की जो वैल्यू होती है उसके अंदर सेट को अपन ऐड करते हैं। तो अब ये कहता है कि सेट के अंतर्गत जो होता है वो अनऑर्डर होते हैं, इनका कोई कर्म नहीं होता और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद किया जाता है। सेट है वो भी लिस्ट के समान ही है, लेकिन इसके अंतर्गत ये होता है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होती है, वो वापस प्रिंट नहीं होती। ठीक है, तो देखो कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कॉमा के द्वारा उनको अलग किया जाता है, और वो भी कैसे होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी आइटमों का एक अनियंत्रित समूह होता है जिनको अपन कॉमा के द्वारा अलग कर सकते हैं। द आइटम्स आर इंक्लूड इन कर्ली ब्रैकेट, और इनकी जो आइटम होती है या कोई वैल्यू होती है उन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत बंद किया जाता है। ए सेट इज सिमिलर टू लाइक लिस्ट, टू लिस्ट, यानी किसके समान है, लिस्ट के समान ही है, लेकिन एक्सपर्ट दैट इज कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज। इसके अंतर्गत डुप्लीकेट एंट्री का मतलब समान प्रकार की कोई भी वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते, या फिर समान प्रकार के कोई नंबर वापस अपन एंटर नहीं कर सकते। तो देखो पहले हिंदी में देख लेते कि सेट जो कॉमा द्वारा अलग किए गए आइटमों का एक अनियंत्रित संग्रह है, और आइटम घुंघराले ब्रैकेट या कोष्टक जिसे अपन कह सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में संलग्न है। एक सेट सूची के समान है, इसमें डुप्लीकेट प्रविष्टि नहीं हो सकती, यानी इसके अंतर्गत डुप्लीकेट किसी भी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल है, अपन यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत डुप्लीकेट एंट्री नहीं की जाती। तो अब जैसे सेट को क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए वही हैशटैग और यहाँ लिखेंगे क्रिएट ए सेट, सेट को क्रिएट किया। अब क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से आपने एक लिस्ट जो मतलब निर्देश लेने के रेडी है, फिर ये सेट लिख दिया 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं। तो सेट की वैल्यू होती है, आइटम होती है, वो किस में एंटर होती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ जैसे 10, 40, 20 कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ लिखा अलवर। तो एग्जाम्पल के लिए तो हो गई अलवर। ठीक है, अब इसका आप प्रिंट करेंगे तो फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट सेट 1। तो इसका मतलब ये सेट 1 तो हो गया प्रिंट। अब इसके अंतर्गत दूसरी वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे सेट 2, फिर इक्वल, फिर ये इस प्रकार से कोष्टक बनाया। अब यहाँ पर लिखा जैसे 10, 20, 10, 40, 20, 10, ये सारी वैल्यू एंटर कर दी। अब इन वैल्यू को एंटर करने के बाद जब इन वैल्यू को अपन प्रिंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे सेट 2। तो देखो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये एज टू सेम प्रिंट हो जाएगा, क्यों, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। लेकिन इसमें आपको पता हो तो डुप्लीकेट वैल्यू यानी एक वैल्यू 2 बार हो रही रिपीट, जैसे कोई 3 बार हो रही है। तो जैसे देखो 10, 10 और 10 कितने 3 बार, 20, 20 कितने 2 बार। लेकिन जब इसका प्रिंट होगा तो इस प्रकार से होगा, कोष्टक में 10, 20 और 40, बस। यानी इसके अंतर्गत जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती। इसे आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूड इन सेट, यानी इसके अंतर्गत जो डबल वैल्यू है उन डबल वैल्यू को शामिल नहीं किया गया है। यानी कोई भी एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट डबल एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, आप आराम से देख सकते हैं, जो मैंने आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल में समझा दिया कि किस प्रकार से डबल वैल्यू को ये अंदर शामिल नहीं किया गया। अगर डबल वैल्यू होगी तो प्रिंट में वो सिर्फ सिंगल वैल्यू ही प्रिंट होगी। ठीक है, अब आता नन। नन का मतलब होता है कि जहां पर वेरिएबल यानी जहां पर वैल्यू अगर नहीं दे रखी है, किसी डाटा टाइप की जो वेरिएबल होती है उन वेरिएबल की अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है या फिर कोई सिंगल वैल्यू है, ठीक है, और सिंगल वैल्यू के एब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में किसका उपयोग करेंगे। यानी अगर मान लो कोई सिंगल वैल्यू दे रखी है और वो सिंगल वैल्यू ऐसी सिचुएशन आ गई कि सिंगल वैल्यू हमारे यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित नहीं है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत या उस कंडीशन के अंतर्गत नन का उपयोग किया जाएगा। और नन का मतलब ये कहता है कि ये इसके लिए कोई स्पेशल ऑपरेशन की उपयोग नहीं होता, ये फॉल्स वैल्यू या ऑन ना तो गलत है
और ना ही जीरो वैल्यू है। उस स्थिति में, उस सिचुएशन में अपन नन का उपयोग करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे प्रोग्राम के माध्यम से या एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखो कि नन इज ए स्पेशल डाटा टाइप विथ ए सिंगल वैल्यू, यानी एक एकल मान के साथ एक विशेष डाटा प्रकार नहीं है, क्यों नन का मतलब ये होता है कोई नहीं। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन सिचुएशन, यानी वैल्यू की अनुपस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है कि अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है किसी भी वेरिएबल की तो उस परिस्थिति में अपन नन का उपयोग करेंगे। तो नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इट इज नाइदर फॉल्स एंड और जीरो, यानी कोई विशेष संचालन का समर्थन नहीं होता और ना ही ये तो गलत है और ना ही शून्य है। ठीक है, तो देखो कि कोई भी एक एकल मान के साथ एक विशेष डेटा प्रकार नहीं है। इसका उपयोग किसी परिस्थिति में मूल्य की अनुपस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कब करेंगे कि जो मूल्य की अनुपस्थिति या वैल्यू की जो अनुपस्थिति होती है उस समय इंगित करने के लिए नन का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर कोई विशेष संचालन का समर्थन नहीं करता और ना ही तो गलत है और ना ही शून्य है, ना तो इसको कह सकते हैं गलत है और ना ही शून्य है। अब इसको अपन जैसे नन टाइप की वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा कोष्टक बना और यहाँ लिखा जैसे माई वेरिएबल। अब हमारे पास जैसे वेरिएबल की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे नन, या फिर नॉन लिखा। अब नॉन लिखते जैसे अपन यहाँ पर प्रिंट करेंगे, एग्जाम्पल में लिए जैसे प्रिंट लिया, किसको प्रिंट करेंगे जैसे माई वेरिएबल को प्रिंट किया, तो माई वेरिएबल को प्रिंट करते ही इसकी जब डिस्प्ले पर जो प्रदर्शित होगा वो क्या लिखा आएगा, NON, नन, नॉन, यानी यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये समझ गए कि नॉन का उपयोग कब करेंगे कि जब कोई वेरिएबल है और वो वेरिएबल उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में नन का उपयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से उन वेरिएबल की, यानी उस वेरिएबल को ये मान सकते हैं ना तो ये वेरिएबल गलत है, यानी ना तो इसको रॉन्ग कह सकते हैं और ना ही ये वेरिएबल जीरो है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल कैसे है, एब्सेंस, यानी अनुपस्थित है, इसलिए नन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल। अब देखो लास्ट जो अपना है डाटा टाइप्स वो है मैपिंग। तो देखो मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डाटा टाइप इन पाइथन, यानी कैसी होती है, अनियंत्रित डेटा प्रकार है। करंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डाटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी, और ये कहता है कि ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डाटा टाइप, आज वर्तमान समय में डाटा टाइप जो स्टैंडर्ड मैपिंग डाटा टाइप है पाइथन में उसको अपन डिक्शनरी कहते हैं। तो देखो कि मैपिंग पाइथन में एक अनियंत्रित डेटा प्रकार है। वर्तमान में पाइथन में केवल एक मानक मैपिंग मानचित्रण डेटा प्रकार है जिसे शब्दकोश कहा जाता है। यानी मानचित्रण एक डेटा प्रकार है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, शब्दकोश, और उसी शब्दकोश को डिक्शनरी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या डिक्शनरी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो पहली बात तो ये है कि इनकी जो वैल्यू होती है उन वैल्यू को अपन क्या करते हैं, एक कीज वैल्यू होती है और उनको सभी को एक साथ में संगठित किया जाता है। ठीक है, अब संगठित किया जाता है तो संगठित करने के लिए यहाँ पर जो ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है वो होता है कर्ली ब्रैकेट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उन सभी वैल्यू को कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत बंद किया जाएंगे। अब कर्ली ब्रैकेट के बंद करने के बाद इनके अंदर की जो की होती है उन की को सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा, इस कॉलन के द्वारा। यानी यहाँ पर जैसे दो प्रकार की वैल्यू अपन देखो बाकी वाला में सब में ऐसी इस प्रकार की वैल्यू लिखते थे, तो यहाँ पर क्या करते थे अपन वैल्यू को लिखने के लिए 10 फिर कॉलन फिर 20 इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रत्येक का एक क्या बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। संगठन बनाने के बाद इन वैल्यू को किया जाता है। फिर इसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू है और उन वैल्यू को अगर अपन एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने के लिए उनको अपन को अलग से एक ब्रैकेट बनता है और उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं पहले। तो देखो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डाटा आइटम इन की वैल्यू पेयर्स। तो पहली बात तो ये समझ गए कि डिक्शनरी पाइथन में जो डिक्शनरी होती है वो डाटा को क्या करते हैं, एक प्रकार से
इकट्ठा करके रखते हैं और उनको आइटम इन कीज वैल्यू पेयर्स, ठीक है। आइटम इन डिक्शनरी आर इंक्लूडेड इन करली ब्रैकेट, और इनकी जो आइटम होती है, डिक्शनरी की जो आइटम होती है, उन आइटमों को कहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर। फिर कहता है कि एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग इन कॉलन, और उनमें जितनी भी की होती है उन सभी की को कॉलन साइन के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है या फिर उसको अलग किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी, यानी क्रम के वैल्यू को, क्रम है और उस क्रम को एक्सेस करना है, यानी किसी भी वैल्यू को क्रम से एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर, तो वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से विशेष से उसको अलग किया जा सकता है। तो आइए उसका थोड़ा सा अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं और फिर उसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखो हिंदी में क्या कहता है कि पाइथन में शब्दकोश होता है वो कुंजी मूल्य जोड़ने में आइटम रखता है, जोड़े में आइटम रखता है। जोड़े का मैंने आपको बताया था ना कि इसका एक संगठन बनाया जाता है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो एक शब्दकोश में जो आइटम होते हैं वो कौन से ब्रैकेट में, घुंघराले ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं। फिर क्या होता है कि हर कुंजी को एक वृद्धांत चिन्ह का उपयोग करके उसके वैल्यू से अलग किया जाता है, यानी जो संगठन बनाया जाएगा उस संगठन के बीच के अंतर्गत इस प्रकार के कॉलम बनाए जाएंगे जैसे वो दोनों है जो आपस में अलग हो जाएगी। शब्दकोश में किसी भी वैल्यू या मूल्य तक पहुंचने के लिए हमें वृत्त कोष्ठक में इसकी कुंजी निर्दिष्ट करनी होगी, और हमें किसी भी वेरिएबल या उसकी वैल्यू तक अगर पहुंचना है तो फिर किसी भी वेरिएबल तक पहुंचने के लिए इस प्रकार के कोष्ठक को उपयोग करना है, जिससे कि अपन उस वेरिएबल तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका ये एग्जाम्पल दे रखा, अपन समझते हैं कि जैसे अपने यहाँ क्रिएट डिक्शनरी को क्रिएट किया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर कोष्ठक लिखा और यहाँ पर लिखा अपने डिक्शनरी और डिक्शनरी में फर्स्ट। अब इसके अंतर्गत हमने ऐड किया एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रूट, फिर उसको कोष्ठक बनाया और फिर यहाँ लिखा फ्रूट में जैसे एप्पल। अब एप्पल की जैसे हमने रेट लिखी, प्राइस, फिर हमने किस में लिखी, जैसे केजी में कितनी है, जैसे मान लो सेपरेट करके 120, तो ये कोष्ठक बंद हो गया। अब जैसे हमें प्रिंट करवाना है तो जैसे प्रिंट किया, और प्रिंट हमें क्या करवाना है, जैसे डिक्शनरी नंबर 1 पूरी प्रिंट करवानी है। अब डिक्शनरी नंबर 1 प्रिंट में से भी आपको क्या प्रिंट करवाना है, जैसे हमें ये प्रिंट करवानी है तो उसके लिए अपन को क्या कहा कि किसी भी एक्सेस वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो सेपरेट, तो देखो यहाँ लिखो प्रिंट, फिर कोष्ठक बनाओ और फिर लिखो क्या करना है, डिक्शनरी नंबर 1 में से क्या प्रिंट करवाना है, जैसे प्राइस, कौन से में, केजी में, और फिर कोष्ठक बंद और ये कोष्ठक बंद और फिर लास्ट वाला कोष्ठक बंद। इस प्रकार से ये लाइन लिखी जाएगी, और जैसे लाइन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी 120 आंसर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस लिखी थी वो आपने क्या लिखी थी, 120। तो इसका मतलब फ्रूट है, फ्रूट में क्या है, एप्पल है, एप्पल की जो प्राइस है वो कितनी है, केजी में 120। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल हैं उन वेरिएबल को क्या करता है, ये एक प्रकार के जोड़े बनाए रखते हैं। अब उन जोड़ों को अलग करने के लिए यहाँ पर इस कॉलन का उपयोग करते हैं। तो देखो फ्रूट एप्पल का जोड़ा है तो यहाँ पर एक इस प्रकार के अपने क्या करते हैं, उनको अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर की जाएगी, लेकिन फिर उन वेरिएबल को उनके मूल्य तक पहुंचना है, इनकी वैल्यू तक पहुंचना है, तो फिर वैल्यू तक पहुंचने के लिए इस ब्रैकेट का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि वहाँ जो निर्धारित वैल्यू है उन वैल्यू तक अपन आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी डाटा टाइप होती है और उन डाटा टाइप का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो पहले जो डाटा टाइप थी वो नंबर थी, फिर उसके बाद सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेट के बारे में पढ़ा, फिर नन के बारे में पढ़ा, और फिर मैपिंग में पढ़ा, और मैपिंग में फिर हमने डिक्शनरी के बारे में अध्ययन किया। तो ये जो था हमारा पूरा डाटा टाइप्स के बारे में वीडियो था। आराम से आप देखोगे, जहाँ समझ में नहीं आता वो आप नोट कर देना, और नोट करके आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कौन सा आया कौन सा नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।